ये आईएसबी का मॉडल है लीजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। आईएसबी का मॉडल कहता है कि हम अगर बैलेंस शीट में अकाउंटिंग करेंगे तो ये देखना होगा कि हम लेसर हैं कि लेसी हैं। अगर हम लेसर हैं तो हम उस एसेट के मालिक हैं, मालिकाना हक हमारे पास है। फिर हम ये तय करते हैं कि इस एसेट को क्या हम सिर्फ किराए पे देना चाहते हैं, हमारे यहाँ ही ये एसेट के रूप में रिकॉर्ड होगा और डेप्रिशिएट भी हम इसे ही करेंगे, और जो भी इनकम होगी इस एसेट को किराए पे देने की वजह से उसे हम ऑपरेटिंग लीज इनकम के रूप में अपने पीएनएल में दिखा देंगे। क्योंकि हम एसेट के मालिक हैं तो हम डेप्रिशिएशन भी चार्ज करेंगे। पर अगर हम किसी ऐसी अरेंजमेंट में आ जाते हैं जिसकी वजह से हम ये एसेट गिव अप कर देते हैं और सामने वाली पार्टी इसे खरीदती है और हम एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट में आ जाते हैं। अगर हम एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट में एंटर करते हैं तो हम फाइनेंस लीज में एंटर कर गए, जिसमें हमें एसेट गिव अप करना पड़ता है, डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, और इस एसेट को रिप्लेस करके हमें लिखना पड़ता है लीज रिसीवेबल्स अमाउंट, कि हमने एसेट दे दिया है फाइनेंस लीज अरेंजमेंट के तहत, इसके बदले में सामने वाली पार्टी हमें पेमेंट्स करेंगी और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स करेंगी। उनकी प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग करके हम एक अमाउंट लिखते हैं अपनी बैलेंस शीट में कि इतना एसेट हमें मिलेगा। तो एक पीपी का आइटम रिप्लेस होता है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का आइटम रिप्लेस होता है लीज रिसीवेबल के साथ, और हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं इस एसेट को। आज के बाद हम डेप्रिशिएट करने के लायक नहीं रहेंगे क्योंकि एसेट हमारा नहीं है, सामने वाली पार्टी का है। जो खरीदने वाली पार्टी है जिसे हम लेसी बोलते हैं, अगर उन्होंने फाइनेंस लीज अरेंजमेंट किया है, वो पहले से ही अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखा रहे हैं कि हमने लीजिंग अरेंजमेंट के तहत एक एसेट खरीदा है, और वो अपनी कमिटेड लायबिलिटीज को भी बैलेंस शीट पे दिखाते हैं। वहां पे समस्या ये थी कि ऑपरेटिंग लीजेस को वो बैलेंस शीट पे नहीं दिखाते थे, सिर्फ एक ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस नाम का आइटम पीएनएल में रिकॉर्ड होता था, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी कि इन्होंने एक एसेट किराए पे लिया हुआ है और इन्होंने कमिटेड लायबिलिटी भी, और इन्होंने लायबिलिटीज भी कमिट कर रखी है, किसी को खबर नहीं। तो जो अकाउंटिंग के ज्ञाता थे उन्होंने कहा कि लेसर में तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लेसर तो साफ साफ अपनी सही अकाउंटिंग कर रहा है और इससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम किस तरीके से ये दिखाते हैं, क्योंकि लेसर मालिक है, किराए पे दे रहा है, वो ये बात दर्शा रहा है, लेसर ने बेच दिया है, वो भी ये बात दुनिया को बता रहा है। तो यहां समस्या नहीं है। समस्या ये है लेसी लीजिंग अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का क्रिएटिव अकाउंटिंग में इस्तेमाल कर रहा है। जब उसे फाइनेंस लीज दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं रहा है, या वो ऐसी कमिटमेंट करके बैठा है जो बैलेंस शीट पे नहीं आ रही है। तो ये तय किया गया कि आज के बाद जो भी लॉन्ग टर्म लीज होंगी, जो 12 महीने से ज़्यादा की लीज होंगी और जो हाई वैल्यू की लीज होंगी, वो बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड होंगी, भले ही वो ऑपरेटिंग लीज अरेंजमेंट हो, भले ही वो फाइनेंस लीज अरेंजमेंट हो। तो एक बड़ा क्रॉस कर दिया गया क्लासिफिकेशन पे कि आज के बाद हम लीजिंग अरेंजमेंट को दो हिस्सों में नहीं बांटेंगे, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे IFRS 16 लीजेस में और इंड AS 116 लीजेस में। अगर कोई आप में से यूएस गैप में काम करता है तो वहां क्लासिफिकेशन जारी रहेगा, पर बैलेंस शीट पे फिर भी आएगा। ऑपरेटिंग लीज भी बैलेंस शीट पे आती है, लीज लायबिलिटी भी बैलेंस शीट पे आती है यूएस गैप में, वहां क्लासिफिकेशन जारी है। बट कंसेप्ट यही है जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। IFRS 16 लीजेस के लिए और इंड AS 116 लीजेस के लिए जो कंसेप्ट है वो ये है कि आज के बाद हम क्लासिफाई नहीं करेंगे, लेसी अपनी बुक्स में कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेगा कि ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। लेसी सिर्फ एक बात कहेगा दुनिया को कि मैंने इस एसेट को यूज करने का राइट्स खरीदे हैं, जिसका नाम दिया जाएगा राइट्स ऑफ यूज एसेट। ये एक नया टर्म है जो IFRS 16 लीजेस इंट्रोड्यूस करती है दुनिया के लिए, और जो इंड AS 116 में भी लागू हो जाता है कि हमने एसेट को यूज करने का राइट लिया है।
कितने साल का राइट है ये लीज टर्म तय करती है। कितनी यूजफुल लाइफ है इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस ROU एसेट पे वो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ ही होगा। अब ये कॉमन सेंस की बात भी है कि अगर हमारी लीज टर्म 7 साल है और यूजफुल लाइफ 10 साल है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास राइट ही अगर 7 साल का है तो हम डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन 7 साल के लिए करेंगे। इसलिए स्टैंडर्ड ने कह भी दिया है कि डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन ROU एसेट पे शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ होगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें समझ में नहीं आए कि कौन सा ईयर हम यूज करेंगे, यूजफुल लाइफ के साल हम यूज करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए या लीज टर्म के। तो लीज टर्म के बेसिस पे हम ROU एसेट को डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज भी करेंगे। दूसरी तरफ आपने जो भी पेमेंट्स कमिट की लीज लायबिलिटी में एंटर करने के लिए, आप पेमेंट्स कमिटमेंट करोगे कि हम एडवांस में इतना देंगे, हम बाद में इतना देंगे, हम हर साल इतना पेमेंट करेंगे, और लीज टर्म के दौरान आप पेमेंट्स तय करोगे। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो भी सिग्निफिकेंट लीजेस हैं वो बैलेंस शीट पे आ जाएंगी, अब वो ऑपरेटिंग लीज का हिस्सा नहीं रहेंगी, और बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट होगा जैसे हम फाइनेंस लीज का ट्रीटमेंट किया करते थे। तो लेसी अकाउंटिंग में ये एक बहुत बड़ा बदलाव IASB ने किया है, जो बाकी अकाउंटेंसी बॉडीज़ ने भी इसे अब लिया है। जैसे US GAAP भी बिल्कुल सिमिलर अकाउंटिंग करता है, इंड AS में भी हमने इंड AS 116 लीजेस में सिमिलर अकाउंटिंग अब हमने करनी शुरू कर दी है, और हमने स्टैंडर्ड भी इशू कर दी है जो कि बिल्कुल मेल खाता है IFRS 16 लीजेस से।